इस वीडियो में हम रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे, यानी कैसे रेस्पिरेशन को कंट्रोल किया जाता है। तो ह्यूमन बींग्स के पास एक अच्छी खासी एबिलिटी है अपने रेस्पिरेशन सिस्टम को कंट्रोल करने की, ताकि वो अपनी टिश्यूज़ की जो डिमांड है बॉडी की उसको पूरा कर सके, और इसके अकॉर्डिंग ही वो अपने आप जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको रेगुलेट करता है। इसको करने के लिए वो न्यूरल सिस्टम का सहारा लेते हैं, यानी नर्वस सिस्टम का सहारा हम लेते हैं। हमारा जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है, जो कि हाइंड ब्रेन में प्रेजेंट होता है, उसके पास रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर होता है, जिसका काम होता है रेगुलेशन करना। एक और सेंटर होता है जिसको हम न्यूमोटैक्सिक सेंटर भी कहते हैं। ये कहाँ होता है? पॉन्स के पास। और आरआरसी किसके पास होता है? मेडुला। और न्यूमोटैक्सिक सेंटर इज प्रेजेंट एट द पॉन्स। सो हमें पता है ये पॉन्स है या मेडुला है या सेरिबेलम है, ये पार्ट्स कहाँ पर होते हैं? हाइंड ब्रेन में होते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेंटर है हमारा रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, ठीक है ना। सो आरआरसी जो होता है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। ए कीमोसेंसिटिव एरिया इज सिचुएटेड एडजेसेंट टू द रिदम सेंटर, यानी जो मेडुला में हमारा रिदम सेंटर है उसके पास में ही कीमोसेंसिटिव एरिया होता है। कीमोसेंसिटिव एरिया का होने का मतलब है केमिकल को सेंस कर लेने वाला एरिया, जो कि ये सेंस करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयंस का कंसंट्रेशन क्या है। जो ब्लड वहाँ से बह रहा है उस ब्लड में CO2 कंसंट्रेशन और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन अगर ऑल्टर होते हैं, चेंज होते हैं, तो फिर वो एक्टिवेट हो जाता है। इंक्रीज इन द सब्सटेंसेस, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयंस कैन एक्टिवेट दिस सेंटर एंड कैन इन टर्न make necessary adjustments in the respiratory process by which these substances can be eliminated. तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयंस अगर बढ़ते हैं हमारे ब्लड में, तो उसका मतलब क्या है? इफ़ CO2 इज इंक्रीजिंग तो हाइड्रोजन आयंस भी इंक्रीज होंगे, ये तो बात आपको पता है। तो CO2 इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब ये है कि जो टिश्यूज से CO2 आ रही है वो हमारे एल्वियोलाई के अंदर पूरी तरह डिफ्यूज़ नहीं हो पा रही है, या ये कह सकते हैं टिश्यूज़ से ज़्यादा CO2 आ रही है एज़ कम्पेयर्ड जो ऑक्सीजन का डिफ्यूज़न हो रहा है एल्वियोलाई में। तो जो एडजस्टमेंट्स हैं वो बनाए जाएंगे प्रॉपर तरीके से। हमारा जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर है वो क्या करता है? जो न्यूरल सिग्नल्स आते हैं न्यूमोटैक्सिक सेंटर से, तो वो क्या करते हैं? वो इंस्पिरेशन के ड्यूरेशन को कम करने का काम करते हैं, यानी आप ये कह सकते हैं आपका रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाएगा इससे। तो इंस्पिरेशन का जो ड्यूरेशन है अगर वो कम हो जाएगा तो आप तेज़ी से रेस्पायर करेंगे, है ना। तो ये काम है किसका? न्यूमोटैक्सिक सेंटर का। तो अगर इंस्पिरेशन आपका फास्ट होगा, उसका ड्यूरेशन कम हो जाएगा, इट मीन्स आपका रेट बढ़ जाएगा। रिसेप्टर्स। कुछ ऐसे रिसेप्टर्स बॉडी में प्रेजेंट हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, जैसे ऑर्टिक आर्च और कैरोटिड आर्टरी। अब हमको ये ध्यान रखना है कि जो हमारा हार्ट होता है, हमारे हार्ट के ऊपर ऑर्टिक आर्च प्रेजेंट होता है, जिसको ऑर्टा की तरह आप जानते हैं। ऑर्टा में ऑर्टिक आर्च होता है इस तरह से। तो इस ऑर्टिक आर्च में और एक आर्टरी है कैरोटिड आर्टरी, जो कि आपके जस्ट 1 मिनट,
और कैरोटिड आर्टरी यहाँ पर होगी और ये ऊपर की तरफ यानी आपके ब्रेन की तरफ ब्लड सप्लाई करेगी। तो ह्यूमन बीइंग्स में ये जो कैरोटिड आर्टरी है ये और जो ऑर्टिक आर्च है ये रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशंस को, और अगर वो नेसेसरी समझते हैं तो वो सिग्नल सेंड करते हैं रिदम सेंटर को, आरआरसी को। कहाँ पर है आरआरसी? मेडुला में, ताकि रिमेडियल एक्शंस यानी कुछ बदलाव किए जा सकें और हमारा रेस्पिरेशन कंट्रोल किया जा सके। ऑक्सीजन का रोल रेगुलेशन में इतना नहीं देखा गया है। किसका रोल देखा गया है रेगुलेशन में? कार्बन डाइऑक्साइड का और हाइड्रोजन आयंस का। तो ये है एक आप रेगुलेशन के बारे में अगर आप बात करें तो आपको बस ये चीज़ें ध्यान रखनी है। एक तो आपको याद रखना है आरआरसी, एक आपको याद रखना है न्यूमोटैक्सिक सेंटर, ठीक है ना। न्यूमोटैक्सिक का इन्फ्लुएंस किस पर है? आरआरसी पर है, ठीक है ना। और फिर आपको याद रखना है ऑर्टिक आर्च, फिर आपको याद रखना है कैरोटिड आर्टरी। तो इस तरह से ये सब चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको फोकस रखना है अपना, तब जा कर के आपका ये पार्ट जो है क्लियर हो जाएगा। लास्ट पार्ट है इस चैप्टर में, दैट इज़ द डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो अस्थमा एक काफ़ी नोन डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है, आपको सांस लेने में दिक्कत आती है और आप संघर्ष करते हैं सांस लेने में और सांस फूल जाती है आपकी। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज देयर इज़ इन्फ्लेमेशन इन द ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। तो आपको तो पता है कि जो ब्रोंकाई हैं और फिर उनसे निकलने वाले जो ब्रोंक्यूल्स हैं, अगर इसमें इन्फ्लेमेशन होगा तो इन्फ्लेमेशन की वजह से जो रास्ता है वो रास्ता कम हो जाएगा। मतलब इसके अंदर अगर स्वेलिंग हो गई या सूजन आ गई और रास्ता कम हो गया इन्फ्लेमेशन की वजह से, तो यू विल बी इन अ प्रॉब्लम, बिकॉज आपको बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा सांस खींचने के लिए या छोड़ने के लिए। तो ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखनी पड़ेंगी। अस्थमा, और अस्थमा जो है काफ़ी इंडिया में बहुत प्रेवलेंट है। एम्फाइसीमा वो कंडीशन है जो कि काफ़ी लंबे समय तक चलती है और कुछ सिगरेट स्मोकिंग जैसी आदतों से डेवलप हो सकती है या स्मोक के प्रेजेंस में रहने से भी डेवलप हो सकती है। इसमें क्या होता है कि जो एल्वियोलाई की वॉल्स हैं ये डैमेज हो जाती हैं और इसकी वजह से जो रेस्पिरेटरी सरफेस है वह कम पड़ जाता है। तो अगर एल्वियोलाई की वॉल डैमेज हो गई तो क्या होगा? ये प्रीवियस कंडीशन है और ये न्यू कंडीशन है। होगा ये कि जो सरफेस एरिया है वो कम हो जाएगा। एल्वियोलाई का जो सरफेस एरिया कम होगा तो आपको ऑक्सीजन की कमी महसूस होगी, या आप ये कह सकते हैं आप ठीक से सांस नहीं ले पाएंगे और इससे आपको घुटन का एहसास होने लगेगा। आपका ऐसे लोगों का जो होता है जिनको एम्फाइसीमा होता है उनका ब्रेथ रेट फास्ट हो जाता है, ब्रेथ रेट उनका फास्ट हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि वो ठीक से डिफ्यूज़न नहीं हो रहा है उनके एल्वियोलाई में। तो उसको कंपेंसेट करने के लिए जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो रेट को बढ़ा देता है डिफ्यूज़न के, उसको डिफ्यूज़न नहीं, ब्रीदिंग के रेट को बढ़ा देता है। तो ऐसा होता है, लेकिन उससे फ़ायदे इतने ज़्यादा नहीं होते, नुकसान ही रहता है हमको। तो एम्फाइसीमा इज़ अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम दैट इज़ सीन ऑल्सो, बिकॉज इंडिया में सिगरेट स्मोकर्स और इसका यूज़ करने वाले लोग काफ़ी हैं। थर्ड इज़ द ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। ऑक्यूपेशनल का मतलब होता है जो काम होता है, जो हम करते हैं उससे संबंधित, कार्य से संबंधित। तो कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जैसे कि ग्राइंडिंग से रिलेटेड, जहाँ स्टोन कटिंग होता है, स्टोन ग्राइंड होता है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा डस्ट का प्रोडक्शन होता है। इसके अलावा जो घर बनते हैं, घर बनते तो वहाँ मार्बल का काम होता है, वहाँ पर भी बहुत सारी डस्ट निकलती है। तो
अब हमारा जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो उससे लड़ने के लिए, डस्ट अगर हमारे सांस में जाएगी तो उससे लड़ने के लिए वो डेवलप्ड नहीं है। लंबे समय तक अगर ये डस्ट हमारी बॉडी में आती रहेगी तो इससे क्या होगा, हमारे जो अंदर ट्रैक्ट है उसके अंदर इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाएगा। इस इन्फ्लेमेशन का अंजाम ये होगा कि फाइब्रोसिस हो जाएगा। फाइब्रोसिस का मतलब अंदर फाइबर्स का डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा। फाइबर का डेवलपमेंट जब स्टार्ट हो जाता है तो होता यह है कि इलास्टिसिटी ख़त्म हो जाती है, आपका जो टिश्यू है उसकी सॉफ्टनेस और इलास्टिसिटी ख़त्म होने लगती है। और हमको तो पता है जो हमारी लंग्स हैं वो कैसी हैं, सॉफ्ट और फ्रेजाइल टिश्यू है। तो इसके कारण लंग डैमेज स्टार्ट हो जाता है। तो आपने सुना होगा फाइब्रोसिस लिवर में भी हो जाता है। ऐसे ही अगर लंग्स में भी होने लग जाए और वो हार्ड होने लग जाएं और उनका जो एक्सपेंशन और रिलैक्सेशन करने की एबिलिटी है वो भी कम होने लग जाए तो उससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ऐसे वर्कर्स को प्रोटेक्टिव मास्क का प्रयोग करना चाहिए। यही एक तरीका है जिससे बचा जा सकता है। आप ये माने कि हमारा जो जो भी हम काम करते हैं उसमें हमें मास्क पहन के रहना चाहिए ताकि हम बच सकें। तो यही आज के चैप्टर के अंदर हम लोगों ने स्टडी किया। धन्यवाद आपका जो आपने इस लेक्चर को ध्यान से सुना।